अब हम पढ़ने वाले हैं हीमोस्टेसिस के बारे में। तो हीमोस्टेसिस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर का, और ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में और इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड एक्सेस। उसमें लिमिटेड एक्सेस रहता है और विजुअल फील्ड काफ़ी मैग्नीफाइड रहती है और टैक्टाइल फीडबैक बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से हीमोस्टेसिस जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चैलेंजेस क्या आते हैं हीमोस्टेसिस अचीव करने में, अगर हम बात करें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, तो सबसे पहला जो चैलेंज रहता है लिमिटेड वर्किंग स्पेस। तो लिमिटेड वर्किंग स्पेस पहला चैलेंज रहता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रायंगुलेशन। तो एक तो जगह जो रहती है बहुत कम होती है काम करने के लिए, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट आपस में टकराते रहते हैं बार बार। तो इस वजह से हीमोस्टेसिस अचीव करने में चैलेंज आता है। दूसरा टेक्टाइल फीडबैक जो रहता है वो बहुत कम रहता है, लॉस्ट रहता है। फिर तीसरा जो रहता है, हम लोग जो न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं बेसिकली वो CO2 से करते हैं। अब CO2 न्यूमोपेरिटोनियम जो रहता है, अगर जो छोटे मोटे स्लो वीनस ब्लीडिंग होता है उसको मास्क कर देता है, जिसकी वजह से हीमोस्टेसिस जो रहता है अचीव करने में काफ़ी चैलेंजेस आता है। फिर जो रहता है, अगर स्मॉल आर्टीरियल ब्लीड है, अगर स्मॉल आर्टीरियल ब्लीड है तो बिना सक्शन के उसको देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें तो अगर हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो उससे होता क्या है कि ब्लीडिंग होती रहती है, कई बार ब्लीडिंग होती रहती है और पेशेंट जो है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इंस्टेबल हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम रहती है। अगर हम बात करें तो यूरोलॉजिकल प्रोसीजर जो रहता है उसमें क्या होते हैं सोर्सेस ऑफ ब्लीडिंग, तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। अगर हम बात करें नेफ्रेक्टमी का, तो नेफ्रेक्टमी में जो ब्लीडिंग होती है बेसिकली जो रहता है रीनल हाइलम आर्टरी और वेन वहाँ से हो सकती है, पेरीरीनल फैट है वहाँ से हो सकती है, या एड्रिनल वेसल से होती है जो कि काफ़ी कॉमन रहती है। प्रोस्टेट की अगर हम बात करें, अगर हम प्रोस्टेट कर रहे हैं तो ऐसे में डीवीसी से ब्लीडिंग बहुत होती है जिसको बोलते हैं डॉर्सल वीनस कॉम्प्लेक्स, या प्रोस्टेटिक पेडिकल से ब्लीडिंग हो सकती है। फिर अगर हम बात करें एड्रिनलेक्टमी, तो एड्रिनलेक्टमी में जो मेन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग होता है वो एड्रिनल वेन होती है, और ग्लैंड का पेरेन्काइमा वो भी ब्लीड कर सकता है। फिर अगर हम पाइलोप्लास्टी की बात करें तो पाइलोप्लास्टी में रीनल पेल्विस और क्रॉसिंग वेसल से ब्लीडिंग हो सकती है। जबकि रेट्रोपेरिटोनियल प्रोसीजर अगर हम कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली लंबर वेन्स जो रहता है वो ब्लीड करती हैं और पेरिटोनियल टियर साइट्स। तो ये जो चीज़ें होती हैं कॉमन ब्लीडिंग होती है। तो हम लोग कैसे हीमोस्टेसिस अचीव करेंगे, तो सबसे पहले जो रहता है वो मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम लोग जो रहता है क्लिप्स, स्टेपलर ये सब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्लिप्स देख लेते हैं। तो टाइटेनियम क्लिप्स यूज़ करते हैं। तो ये जो क्लिप्स है ये है टाइटेनियम क्लिप्स। दूसरा जो रहता है हीमोलॉक क्लिप्स रहता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो रहता है ये हीमोलॉक्स क्लिप है। तो ये जो रहता है मैकेनिकल मेथड होता है, इसमें बेसिकली 7 mm से जो छोटी वेसल्स होती हैं उसको हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। और इसको बेसिकली हम लोग हीमोलॉक जो क्लिप्स होता है उसको हम लोग रीनल हाइलर डिसेक्शन में या एड्रिनल वेन्स के टाइम पे बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। फिर जो दूसरा रहता है मैकेनिकल वो रहता है स्टेपलर। स्टेपलर जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो एंडोजीआईए स्टेपलर यूज़ करते हैं। ये एक तरीके का एंडोस्कोपिक वस्कुलर स्टेपलर होता है, और ये जो रहता है लार्ज रीनल वेसल्स के लिए होता है। जबकि हम लोग यूज़ कर रहे थे क्लिप्स तो वो 7 mm तक था, लेकिन एंडोजीआईए स्टेपलर इस तरह का होता है इसका मुंह। तो इसको हम लोग लार्ज रीनल वेसल्स के लिए यूज़ करते हैं या आईवीसी की ट्रिब्यूटरीज के लिए वो यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली काफ़ी रिलायबल सील मिलता है विथ डिवीजन, साइमल्टेनियस डिवीजन भी होता है और हीमोस्टेसिस भी मिलता है। थर्ड जो रहता है मैकेनिकल वो होता है सूचर। सूचर में हम लोग क्या करते हैं, जो साइट होते हैं उसको लैप्रोस्कोपिकली सूचर कर देते हैं। जैसे कि रेडिकल प्रोस्टेट में हम लोग डीवीसी लाइगेट कर देते हैं, और पार्शियल नेफ्रेक्टमी में हम लोग जो रहता है रीनोरेफी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। तो हमने देखा मैकेनिकल जो रहता है, अगर हम बात करें मैकेनिकल हीमोस्टेसिस की, तो मैकेनिकल हीमोस्टेसिस बेसिकली हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। क्लिप्स जो कि 2 तरीके के होते हैं, एक हीमोलॉक्स क्लिप होता है और दूसरा टाइटेनियम क्लिप्स होता है। फिर दूसरा जो रहता है हम लोग स्टेपलर्स यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली एंडोजीआईए स्टेपलर्स यूज़ करते हैं। तो स्टेपलर्स और क्लिप में क्या अंतर रहता है, क्लिप यूजुअली 7 mm तक जो वेसल्स होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, जबकि स्टेपलर्स जो रहते हैं हम लोग मेजर बड़ी वेसल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो रहता है वो होता है सूचर्स। सूचर्स की मदद से जैसे कि हम लोग प्रोस्टेट में डीवीसी को लाइगेट कर सकते हैं और पार्शियल नेफ्रेक्टमी में रीनोरेफी कर सकते हैं। तो ये रहा मैकेनिकल। अब जो दूसरा कैटेगरी होता है हीमोस्टेसिस के लिए वो रहता है एनर्जी बेस्ड या थर्मल। तो एनर्जी बेस्ड में सबसे पहले हम लोग जो यूज़ करते हैं मोनोपोलर कॉटरी।
अब जो मोनोपोलर कॉटरी है, ये जो रहता है, स्पेशली अगर हम देखें तो ये जो रहता है ये मोनोपोलर कॉटरी सिस्टम है। तो ये मोनोपोलर कॉटरी होता है, इसमें बाइपोलर सिस्टम भी होता है, मोनोपोलर सिस्टम भी होता है। तो इसमें जो रहता है रिस्क होता है थर्मल स्प्रेड का, थर्मल स्प्रेड का रिस्क रहता है। तो बेसिकली इसको हम लोग फाइन डिसेक्शन या कोगुलेशन रहता है उसके लिए यूज करते हैं। बट अगर कोई मेजर वेसल्स है या बावल है या यूरेटर है तो उसके आसपास नहीं यूज करते हैं, क्योंकि थर्मल स्प्रेड का रिस्क रहता है। फिर जो अगला रहता है बाइपोलर, वो जो ये हम लोग यूरेटर, बाउल और मेजर वेसल्स था, उसके आसपास हम लोग बाइपोलर यूज कर सकते हैं। वो सेफ होता है वाइटल स्ट्रक्चर्स के आसपास, और स्मॉल वेसल्स और कैपिलरी ब्लीडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। जितनी छोटी वेसल्स होती हैं बाइपोलर से पकड़ते हैं। फिर कुछ एडवांस बाइपोलर सिस्टम होता है, उसमें आता है हमारा लाइगाश्योर। लाइगाश्योर इस तरीके का दिखता है। और दूसरा जो रहता है एन सील आता है। एन सील जो रहता है इस तरीके का दिखता है, लेप्रोस्कोपिक एन सील। अगर हम देखें लाइगाश्योर का हाथ जो है थोड़ा बड़ा है, कोविडियन ने बनाया था, जो अब जो है मेडट्रॉनिक्स ने बनाते लगे हैं, कोविडियन कंपनी को खरीद लिया है। फिर दूसरा है एन सील। तो ये जो रहता है एडवांस बाइपोलर डिवाइस, ये अप टू 7 mm जो रहता है उसको सील करने के लिए यूज करते हैं। इसमें जो स्प्रेड होता है बहुत ही मिनिमल लेटरल स्प्रेड होता है, तो इसलिए इसको हम लोग नेफ्रेक्टमी और प्रोस्टेटेक्टमी में काफी ज्यादा यूज करते हैं। फिर अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक एनर्जी डिवाइस। तो अल्ट्रासोनिक जो होता है अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग हार्मोनिक यूज करते हैं। ये है हार्मोनिक, और ये हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। बेसिकली बात करें तो 55,000 हर्ट्ज पे करता है, और इसमें जो रहता है एक साथ साइमल्टेनियस कटिंग और कोआगुलेशन होता है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो डिसेक्शन के लिए काफी अच्छा होता है, और स्मॉल वेसल की हीमोस्टेसिस के लिए। फिर ये तो रहा अल्ट्रासोनिक एनर्जी डिवाइस। फिर जो अगला एनर्जी डिवाइस होता है वो होता है लेजर या प्लाज्मा डिवाइस। तो ये जो रहता है बहुत कम यूज करते हैं। और लेजर और प्लाज्मा डिवाइस की बात करें तो उसमें आता है CO2 लेजर, उसको यूज कर सकते हैं, और थोलियम लेजर इसको यूज कर सकते हैं। और प्लाज्मा की बात करें तो ऑर्गन प्लाज्मा कोआगुलेशन यूज होता है। तो पहले हमने देखा था मैकेनिकल, मैकेनिकल के बाद अब जो दूसरा कैटेगरी देखा एनर्जी बेस्ड, एनर्जी बेस्ड देखा। अब तीसरा जो कैटेगरी होगा वो होता है एजेंट। एजेंट जो रहता है हीमोस्टैटिक एजेंट, टॉपिकली हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें जो रहता है सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूज करते हैं फाइब्रिन का, फाइब्रिन सीलेंट। तो ये टिसील जो है, टिसील के नाम से आता है फाइब्रिन सीलेंट। इस तरीके का रहता है, इंजेक्शन के फॉर्म में रहता है। तो ये क्या करता है, फाइब्रिन क्लॉट बनाता है। तो यूजुअली ये किडनी के बेड पे यूज कर सकते हैं, या कोई पैरेन्काइमल ब्लीड हो रही है तो वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो रहता है फाइब्रिन क्लॉट बनाता है। फिर जो दूसरा रहता है सर्जी सेल। टिसील के बाद सर्जी सेल होता है। सर्जी सेल जो रहता है ये ऑक्सीडाइज्ड रीजनरेटेड सेलुलोज होता है। तो एक तरीके से सर्जी सेल नाम है, तो सेल से क्या हो गया सेलुलोज, तो ये सेलुलोज है, ऑक्सीडाइज रीजनरेटेड सेलुलोज होता है। तो ये जो बेसिकली होता है फाइब्रिन, ये जो रहता है ये क्लॉट बना रहा है, और क्लॉट जिसपे बनता है स्कैफोल्ड वो रहता है सर्जी सेल। तो ये स्कैफोल्ड की तरह काम करता है और इस पे क्लॉट बनता है। ये स्पेशली अगर हम बात करें तो कैपिलरी ब्लीडिंग और ऊजर के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जेल फोम। जेल फोम जो रहता है स्पंज की तरह रहता है, और इसका नाम जेल इसलिए क्योंकि जिलेटिन का स्पंज होता है। तो ये होता है जेल फोम, और ये एब्जॉर्बेंट होता है, एब्जॉर्बेंट मैट्रिक्स, इस पे क्लॉट बन रहा है, ये स्कैफोल्ड होता है सर्जी सेल। जेल फोम जो रहता है एब्जॉर्बेंट मैट्रिक्स की तरह होता है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एडजेंक्ट होता है की तरह यूज करते हैं फॉर वीनस ब्लड। फिर जो अगला रहता है थ्रोम्बिन स्प्रे। थ्रोम्बिन स्प्रे जो रहता है फाइब्रिन सीलेंट की तरह ही होता है। ये क्या करता है, इस तरीके का रहता है, इंजेक्शंस के फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग जो रहता है इसको बेसिकली यूज करते हैं क्लॉटिंग को प्रमोट करने के लिए। तो अगर काफी वाइड एरिया जहाँ ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग थ्रोम्बिन स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। फिर जो अगला रहता है वो रहता है फ्लोसील। फ्लोसील एक मैट्रिक्स होता है जो कि कोलेजन से बना रहता है, कोलेजन मैट्रिक्स। तो ये जो रहता है स्वेल करता है, स्वेल करके टेम्पोनार्ड इफेक्ट देता है। तो इसको भी रिनोरेफी और एड्रिनल बेड में यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें एजेंट का, तो एजेंट में हमने देखा क्या क्या है। तो सबसे जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं वो होता है सर्जी सेल। सर्जी सेल जो रहता है वो बेसिकली सेलुलोज का बना रहता है, ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज रहता है, और वो रीजनरेटेड रहता है सेलुलोज। तो उससे बेसिकली सर्जी सेल क्या करता है, वो एक स्कैफोल्ड की तरह होता है जिसके ऊपर जाके क्लॉट बनता है। फिर जो दूसरा रहता है जेल फोम। जेल फोम में जो जेल होता है वो जिलेटिन होता है, और जिलेटिन का वो स्पंज होता है जो कि एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है, एब्जॉर्बेंट मैट्रिक्स। ये ब्लड जो यूज कर रहा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
फिर जो रहता है दो और फैक्टर होते हैं जो जिसमें पहला होता है फाइब्रिन क्लॉट, जो टीसील के नाम से आता है। टीसील में जो फाइब्रिन क्लॉट होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जब हम टीसील का इंजेक्शन यूज करते हैं तो वो क्लॉट प्रमोट करता है, इसलिए ये फाइब्रिन सीलेंट है। उसी तरीके से हम थ्रोम्बिन स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, वो भी क्लॉट को प्रमोट करता है। फिर जो अगला रहता है वो होता है फ्लो सील। तो ये नाम से पता चल रहा है, फ्लो सील जो रहता है ब्लड फ्लो को सील कर देता है। तो कैसे सील करता है, ये बेसिकली जो रहता है कोलेजन मैट्रिक्स होता है, तो जहाँ ब्लीडिंग हो रही होती है तो वहाँ पे स्वेल कर जाता है और उस टेम्पोनार्ड इफेक्ट शो करता है। तो ये हो गया फ्लो सील जिसमें कोलेजन मैट्रिक्स होता है। फिर आगे हम बात करें कि सबसे पहले हीमोस्टेसिस कैसे करना है स्पेसिफिक प्रोसीजर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेडिकल नेफ्रेक्टमी, अगर हम लैब से रेडिकल नेफ्रेक्टमी कर रहे हैं और रीनल आर्टरी और वेन में ब्लीडिंग हो रहा है, तो ऐसे में हम बड़ी ब्लीडिंग है तो स्टैपलर्स यूज कर सकते हैं और हीमोलॉक क्लिप्स यूज कर सकते हैं। अगर एडिनल वेसल से यूज हो रहा है तो बाइपोलर से भी कर सकते हैं और क्लिप्स से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी वेसल होती है। जबकि अगर माइनर यूजिंग है तो उसके लिए हम लोग सर्जी सेल यूज करेंगे, साथ में जो रहता है जेल फोम भी यूज कर सकते हैं। अगर हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग प्री प्लेस्ड सूचर यूज करते हैं। प्री प्लेस्ड सूचर यूज करने से क्या होता है, रीनोरेक्टमी में हम ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस इसमें जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है सेलेक्टिव आर्टीरियल क्लैंपिंग। तो सेलेक्टिव आर्टीरियल क्लैंपिंग करते हैं और प्री प्लेस्ड सूचर, इस तरीके से हीमोस्टेसिस अचीव करते हैं। और उसके बाद जो रिसेक्टेड किया हुआ बेड है उसमें हम लोग हीमोस्टैटिक एजेंट यूज करते हैं और हाइलर कंट्रोल के लिए बुलडॉग क्लैंप यूज करते हैं। तो ये जो चीज है ये पार्शियल नेफ्रेक्टमी में इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें लेप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेट का, तो अगर जब रेडिकल प्रोस्टेट करते हैं तो उसमें डॉर्सल वीनस कॉम्प्लेक्स रहता है, उसको हम लोग सूचर से लाइगेट करते हैं या स्टेपल करते हैं। और प्रोस्टेटिक पेडिकल जो रहता है उसको हम लोग बाइपोलर से या क्लिप से करते हैं। जबकि पेल्विक साइड वॉल्स है उसको हम लोग कॉटरी करते हैं। तो प्रिवेंशन कैसे करते हैं हेमरेज का, कैसे प्रिवेंट करना है, तो हमें जो रहता है डिसेक्शन ए वस्कुलर प्लेन में करना चाहिए और एनर्जी डिवाइस को प्रॉपरली यूज करना चाहिए ताकि थर्मल एनर्जी इंजरी जो है उसको अवॉइड कर सके। फिर जो हमें पहले से ही वस्कुलर एरिया नोन है तो उसमें हमें पहले से ही क्लिपिंग और कोगुलेशन करना चाहिए। और जो वीनस ब्लीडिंग है उसको टेम्पोनार्ड करने के लिए हमें जो इंसफलेशन प्रेशर है वो अराउंड 10 से 15 mm रखना चाहिए और अपने आप को काफ़ी ट्रेंड करना चाहिए। रेयर केसेस में जब बहुत ही नेसेसरी हो तो अगर ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड है तो ऐसे में हमें ओपन सर्जरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस अगर वस्कुलर इंजरी है, आईवीसी टीयर है, तो उसमें भी हमें ओपन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और पुअर विजुअलाइजेशन हो रहा है ड्यू टू ब्लड पूलिंग, तो ऐसे केस में भी हमें ओपन सर्जरी पे कन्वर्ट कर देना चाहिए।